हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे। आज जो हम इसके टाइप्स जो बचे हुए हैं वो करेंगे। दैट इज़ हमने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर लिए थे। जो नेक्स्ट इज़ दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को डिस्प्लेस करना, मतलब उसको हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाना। दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज फॉलोज होती है। दैट मीन्स जो मेटल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को हटाकर उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना ज़रूरी है, जो कि हमने 9th में करा है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। दैट मीन्स किसी एक कंपाउंड में से जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाता है। अब जैसे ये देखिए, आयरन प्लस CuSO4 दैट इज़ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है? कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को उसको एकदम आइसोलेट कर देता है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, जैसे Zn दैट इज जिंक प्लस आयरन सल्फेट जो होता है वो क्या करता है? Zn क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? Fe को हटा के, दैट इज़ आयरन को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। दैट इज़ क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आइसोलेट कर देगा। तो जब भी कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? दो कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम दो टेस्ट ट्यूब्स ले लें, उसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लें और फिर उसके बाद हम क्या करें कि सोडियम सल्फेट वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें साइड से बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही हम उसमें डालते हैं, वैसे ही नीचे जो है उसका टेस्ट ट्यूब के नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें क्या होता है? बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे बैठ जाता है, एक कर्डी स्ट्रक्चर बनाता है, एक थिक दही की तरह जो होता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इसीलिए हमने देखो ये एरो जो शो किया है दैट शोज कि नीचे क्या बन रहा है? एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ? सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, ये दो कंपाउंड्स हैं। दो कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के आयंस को चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो दैट मीन्स ये किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस जो है वो नेगेटिव के साथ, और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरीके से अगर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड, इन दोनों, ये दोनों के एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो यहाँ पर भी एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का बनता है। जैसे ये प्लस माइनस, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो दो कंपाउंड्स हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, और यूजुअली इसमें जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो है वो प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जब भी दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ एक सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। सेडिमेंटेशन जैसे होता है वो इस तरीके से बनता है। इसीलिए हम जब भी प्रेसिपिटेट होता है उसको एरो जो है वो नीचे की तरफ शो करते हैं। तो विद दिस वी कंप्लीट अप विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करेंगे इस चैप्टर की दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स
नाम से ही हमें पता चल रहा है, रेड एंड ऑक्स, दो पोर्शन से मिलके ये बना है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिड्यूस होना, किसी भी चीज़ का कम होना, और ऑक्सीडेशन में ऐड होना। ठीक है, अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है वो 3 तरीके से डिफाइन होता है। एक तो तरीका है ऑक्सीजन के टर्म्स में, एक तरीका है हाइड्रोजन के टर्म्स में, और एक तरीका है इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के टर्म्स में। तो तीनों में से कोई भी एक तरीके से हम इसको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो कहलाता है रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा। इसका एकदम ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन में उस चीज़ का क्या होगा, गेन होगा। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 3 पैरामीटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैसे तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें रिडॉक्स का मतलब ये होता है कि दोनों जब साथ में होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। अब जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है कॉपर एंड वाटर। अब इस रिएक्टेंट को देखिए, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में। दैट मीन्स इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहाँ पर भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्योंकि पहले कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, बाद में ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो H2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से कहाँ पर आ गई, हाइड्रोजन के साथ में आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है, हम इसको ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया है, इसीलिए ये रिडक्शन कहलाएगा। अब आप देखिए, इसके साथ साथ एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि कॉपर रिडक्शन होने के साथ ये जो रिएक्टेंट है ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को किसी और को दे दिया ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसीलिए ये रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब क्योंकि H2 ने इसमें से ऑक्सीजन अपने पास ले लिया, ऑक्सीजन कॉपर में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लिया, इसीलिए ये जो है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जहाँ रिडक्शन होता है जिसकी वजह से, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि उसने क्या किया, उसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को दे दिया तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट पार्ट पे नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट रिएक्शन भी समझ लेते हैं। ZnO plus C gives Zn plus CO. That means Zn जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, इसमें Zn जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
रिडक्शन। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर आ गया, कार्बन के साथ अटैच हो गया, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि इसने इसमें से O को हटा दिया तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह था, लेकिन अब इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में हम हाइड्रोजन के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फर प्लस HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम इसको किन टर्म्स में यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर इसको हाइड्रोजन के टर्म्स में यूज़ करेंगे। अब इसमें से क्या हुआ, सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और क्लोरीन ने क्या लिया, हाइड्रोजन गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो जो जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कहलाता है ये चीज़ क्लियर है सबको कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दैट मीन्स ये क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन, और क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज इस रिएक्शन में MnO2 प्लस HCl दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O बनता है। तो अब आप इसमें देखिए कि क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन से हमें कोई रिलेशन नहीं है। हमारा जो मेन चीज़ है या तो हम H देखें या O देखें। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी कॉल्ड एज एन रिडक्शन। पर अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि HCl में दो तरीके से, एक तो HCl में से यहाँ पर H रिमूव हो रहा है और क्लोरीन बन रही है, तो दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर इसको इन टर्म्स में देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में लिखेंगे तो होगा तो ऑक्सीडेशन ही। इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस आती हैं, हमें बताना होता है कौन सी चीज़ों कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों ही रिएक्टेंट्स होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट अप विद द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, जैसे ये ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में भी हम ये देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कोरोजन है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है, जैसे आयरन में आयरन जो होता है या बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, अगर हम उनको एयर के कॉन्टैक्ट में या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, दे आर बीइंग ईटन अवे, दैट मीन्स वीक हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है कि जब एयर और मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करता
बचता है तो वो वीक हो जाता है। तो एक तो तरीका होता है दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन, दिस फिनोमेना ऑफ बीइंग मेटल्स बीइंग ईटन अवे विद द हेल्प ऑफ एयर और मॉइस्चर, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन से बचने का तरीका ये होता है कि या तो हम उसको गैल्वेनाइज कर दें, या हम उसको ग्रीसिंग करें, या हम उसको पेंट करें। तो एक लेयर अगर हम फॉर्मेशन कर देते हैं तो डायरेक्टली मेटल जो होता है वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम ऑक्सीडेशन का देखते हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑयल और फैट जो होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है एक स्मेल आती है और एक टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है उससे बचने के लिए यूजुअली हम उसको एक तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं या फिर नाइट्रोजन फिल करके उन रैपर्स में रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, सो ये यूजुअली हम देखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे आमने सामने होती रहती हैं। ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश अप विद द फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।